आज हमारे पास ये कैपेबिलिटी है कि कोई भी हमारी 1 इंच जमीन की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। भारत की सेनाएं हर सेक्टर में एक साथ मूव करने में पूरी तरह सक्षम है। वहीं दूसरी तरफ डिप्लोमेटिक माध्यमों से भी चीन को अपनी बात दो टूक स्पष्ट कर दी है। नमस्कार, मैं रविश कुमार। 14 फरवरी 2019 को जब पुलवामा में आतंकवादी हमला हुआ था, तब हमारी प्रतिक्रिया आज से काफी अलग थी। सुपर हरक्यूलिस विमान जब दिल्ली की सरजमीन पर उतरा तो लाइव कैमरों से देख रहा देश भावुक हो उठा था। आतंकवादी हमला काफी बड़ा था। सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए थे। उस दिन सब कुछ बिजली की गति से हो रहा था। सीआरपीएफ ने 15 फरवरी को ही अपने ट्विटर हैंडल से शहीद जवानों के नाम और तस्वीर जारी कर दिया था। एयरपोर्ट पर पार्थिव शरीर को सम्मान के साथ रखा गया। गृहमंत्री राजनाथ सिंह भी आए। सीआरपीएफ गृह मंत्रालय के तहत ही आता है, उन्हें होना ही था। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण भी थी, राहुल गांधी भी थे, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी, प्रधानमंत्री भी आते हैं। लाइव कैमरा करोड़ों दर्शकों के घरों में ठहर जाता है। देश देख रहा था। श्रद्धांजलि देने की यह परंपरा नई जैसी थी और सीमा पार संदेश भेज रही थी कि बहुत सहेलियां अब न सहेंगे, सीने भड़क उठे हैं। युद्ध की आशंका की जगह युद्ध का उत्साह फिजाओं में तैर रहा था। एक चुनाव था जो बीच में आ गया था, मगर चुनाव तो कभी भी आते जाते रहते हैं। देश देख रहा था। एक सुपर पावर सा बर्ताव भारत का सबको भा रहा था। जवाब भी सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए दिया गया और प्रधानमंत्री मेट्रो में यात्रा कर संदेश देते रहे कि सदमा तो लगा है मगर हौसला नहीं टूटा है। अपने सरकारी निवास से दक्षिण दिल्ली तक मेट्रो से यात्रा ने आत्मविश्वास से भर दिया। इस्कॉन मंदिर में उनकी सार्वजनिक उपस्थिति बता रही थी कि यह कोई चुनावी संग्राम के लिए अभिनय नहीं है, बल्कि चुनाव के समय में भी एक सुपर पावर भारत की नई अभिव्यक्ति है। जनता आह्लादित हो रही थी। साथियों, आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। किस देश को कब और कैसे जवाब देना है, ये उसकी रणनीति का हिस्सा है, ये उसका अपना चुनाव हो सकता है। लेकिन शहीदों को किस तरह से सम्मान देना है, कम से कम उसकी परंपरा में एक तरह की निरंतरता होनी चाहिए। मौके के हिसाब से उसमें बदलाव नहीं होना चाहिए। जिस तरह की पारदर्शिता कैमरे के जरिए पुलवामा के समय थी, उस तरह की पारदर्शिता अब नजर नहीं आ रही है। हो सकता है कि कोविड-19 एक कारण हो, लेकिन यह क्यों हो रहा है कि 15 जून की घटना के बाद भी कई दिन गुजर गए मगर आधिकारिक तौर पर तस्वीरें तक जारी नहीं की। पंजाब, तेलंगाना, ओडिशा, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, बंगाल, यूपी और बिहार के गांवों में शहीदों के पार्थिव शरीर को ले जाने से पहले दिल्ली लाकर श्रद्धांजलि दी जा सकती थी, या फिर लेह में ही राजनेता जाकर सलामी दे सकते थे, या फिर ऑनलाइन के जरिए सारे बड़े नेता सलामी दे सकते थे। इस वक्त भी शहीदों का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान से ही किया गया,
लेकिन जिस तरह से चीन की सेना ने सैन्य परंपराओं और मर्यादाओं को कुचला है, उसका जिस बहादुरी से हमारे जवानों ने मुकाबला किया है, वे हकदार थे कि उन्हें भी पुलवामा की तरह सलामी मिलती। जंग से लौटते इन बहादुरों के प्रति भावनाओं में कोई कमी नहीं है, किसी की नीयत में सम्मान की भी कोई कमी नहीं है, मगर लाइव कैमरों के लिए उस इंतजाम की कमी जरूर दिखी जिसके होने से सारा देश और बेहतर तरीके से सबको अलविदा कह पाता। 19 फरवरी 2019 को सेना और सीआरपीएफ की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। बताया जाता है कि 100 घंटे के भीतर सीमा पार जैश के ठिकाने नेस्तनाबूद कर दिए गए हैं। ये वाकई गौरव का क्षण था। Happy to inform the country that in less than 100 hours we eliminated the JEM leadership in the valley which was being handled by JEM from Pakistan. Anyone who has picked up gun in Kashmir will be eliminated unless he surrenders. पुलवामा के वक्त बदला ही नहीं लिया जाता है, बल्कि हर बात बताई जाती है। गजब की पारदर्शिता थी उस वक्त। लेकिन 15 जून की घटना के बाद 19 जून आ गया, अभी तक सेना की तरफ से या रक्षा मंत्रालय की तरफ से कोई भी आधिकारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई है। मीडिया के अलग अलग हिस्सों में आधिकारिक और गैर आधिकारिक सूचनाओं में काफी अंतर दिखाई देता है। सेना वही बात जो मीडिया के कई अखबारों में गैर आधिकारिक रूप से छप रही है, आधिकारिक रूप से क्यों नहीं कह सकती है? जो हिंदू अखबार का पहला पन्ना कह रहा है, दिनकर पेरी और सुहासिनी हैदर की बाईलाइन स्टोरी है। हेडिंग में ही साफ है कि चीन ने 10 सैनिकों को कब्जे में कर लिया था, उन्हें छोड़ दिया गया है, मगर इसकी सूचना तो आधिकारिक तौर पर नहीं दी गई। 18 जून की शाम सेना का यही बयान था कि चीन के कब्जे में कोई सैनिक नहीं है। 19 जून की सुबह खबर छपती है कि 10 सैनिक रिहा किए गए हैं। 10 सैनिक चीन के कब्जे में थे, ये बात नहीं बताई गई, कारण जो भी हो। लेकिन हैरानी होती है कि इस 10 में से एक कर्नल और 3 मेजर स्तर के अधिकारी थे। अब आप सोचिए, हिंदू अखबार के लाखों पाठक हैं, इस तरह से आबादी के एक हिस्से को पता है कि 3 मेजर और 1 कर्नल स्तर के अधिकारी चीन के कब्जे में थे, उन्हें छोड़ दिया गया या छुड़ा लिया गया। लेकिन हिंदी अखबार पढ़ने वाले करोड़ों पाठकों को इस बारे में पता ही नहीं। इसलिए मेरी चिंता इस बात को लेकर है कि आधिकारिक और गैर आधिकारिक डिटेल में इतना अंतर क्यों है। यही नहीं, अभी तक तीनों मेजर और कर्नल के नाम क्यों नहीं मालूम हैं। गलवान हिंसा को लेकर नया खुलासा हुआ है। इस खुलासे के मुताबिक चीनी सैनिकों ने उन 10 भारतीय सैनिकों को रिहा कर दिया है जिनको उनने तथाकथित तौर पर 15 जून की रात को बंदी बना लिया था। इन जवानों की रिहाई तब संभव हुई जब भारत और चीन के मेजर जनरल लेवल पर अधिकारियों की बैठक हुई। उसी के सहमति के आधार पर इन जवानों की सुरक्षित रिहाई संभव हुई। हालांकि सेना ने इस पूरे मसले पर चुप्पी साध ली है। सेना ने बस इतना ही कहा है कि उसका कोई जवान लापता नहीं है। वहीं चीन के विदेश मंत्रालय से जब पूछा गया तो उसने बस इतना ही कहा कि अभी कोई भारतीय उनके यहाँ बंधक नहीं है। गुरुवार को एक और खुलासा हुआ। सेना ने कहा कि गलवान हिंसा में 76 जवान घायल हुए थे, 58 जवान मामूली तौर पर घायल हुए थे और 18 की हालत भी ठीक है। यही नहीं, सैटेलाइट इमेज से यह भी पता लगता है कि गलवान में बड़ी तादाद में चीनी सैनिक जमा है, निर्माण कार्य जारी रखे हुए हैं और पहले जो दावा किया जा रहा था कि वो गलवान घाटी से पीछे हट गए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। चीनी सैनिक जमे हुए हैं, उनके हथियारों के साथ जमे हुए हैं। एक बार फिर से आपको फ्लैशबैक में ले जाना चाहता हूं। 3 मेजर और 1 कर्नल रिहा किए गए हैं। उनके ना तो नाम दिए गए, ना उनकी तस्वीरें जाहिर की गई और ना ही भारत की तरफ आते हुए दृश्यों को देखने के लिए लाइव कैमरों का इंतजाम किया गया। कम से कम इस मौके को भी हम भारत की कूटनीतिक और रणनीतिक जीत के रूप में भी दिखा सकते थे। यह कोई मामूली कामयाबी तो नहीं होगी कि कुछ दिनों के बाद अपने 3 मेजर और कर्नल को अपने पाले में वापस बुला लिया गया। यह छोटी कामयाबी तो नहीं है।
लेकिन ये बात क्यों छिपाई गई? क्यों कहा गया कि कोई चीन के कब्जे में नहीं है? क्यों नहीं इनके नाम और इनकी तस्वीरें जाहिर की गईं, जिससे सब कुछ पहले की तरह पारदर्शी नजर आता? यह भी देखिए कि जब हिंदू अखबार ने इस खबर को प्रकाशित किया और उसके बाद अन्य जगहों पर इस खबर को प्रकाशित किया गया, इसका आधिकारिक खंडन नहीं किया गया। लेकिन पुलवामा के समय हर रणनीति को समझने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि सब कुछ कैमरे पर ही दिखाई दे रहा था। 28 फरवरी को पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को छोड़े जाने का ऐलान होता है। उसके पहले ट्रंप का बयान आता है कि आकर्षक खबर आएगी। उसके पहले लाहौर प्रेस क्लब में प्रदर्शन होता है कि विंग कमांडर को रिहा किया जाए। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान भारत से बातचीत की पेशकश कर रहे हैं। भारत में उत्साह है कि यह सब भारत की बड़ी जीत है, एक नए भारत का उदय हो रहा है। जब वाघा बॉर्डर पर विंग कमांडर भारत की तरफ आ रहे थे, कैमरे लाइव हो गए थे, प्राइम टाइम का वक्त था। यह दृश्य यादगार बन गया। मगर चीन के कब्जे से 3 मेजर और 1 कर्नल को छुड़ाया गया या वापस लाया गया, वो कैमरे से दूर रह गया। उस समय की पारदर्शिता क्या कमाल की थी, इस समय की पारदर्शिता क्यों नजर नहीं आ रही है, पता नहीं। तब तो कुछ भी सूत्र नहीं था, जो था कैमरा था, उसका सीधा प्रसारण था। आपको याद होगा, फरवरी की ठंड में सेना के तीनों अंगों के वरिष्ठ अधिकारी रात के वक्त F-16 का टुकड़ा लेकर आ गए रायसीना हिल्स पर जवाब देने। आप सवाल करते थे कि सेना कैमरे के सामने आकर जवाब दे देती थी। इस बार इस तरह का सारा एक्शन गायब है। इस बार विपक्ष परेशान है कि जानकारी क्यों नहीं आ रही है। पहले कहा गया हमारे 3 जवान शहीद हुए हैं, फिर बताया गया हमारे 20 जवान शहीद हुए हैं, फिर बताया गया हमारा कोई भी जवान चीन की सेना के कब्जे में नहीं है, चीन के कब्जे में नहीं है। और कल ये जानकारी मिली, और वो भी मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली, कि 10 हमारे जवानों को चीन से छुड़ाया गया है। मेरा सवाल यह है कि ऐसे गंभीर मसले पर, सीमा विवाद के ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर केंद्र की भाजपा सरकार देश से झूठ क्यों बोल रही है? भारत की सरकार, देश के प्रधानमंत्री मुंहतोड़ जवाब दें चीन को। हमारी पार्टी और हम लोग इस मसले पर सरकार के साथ खड़े हैं। पूरा देश सही जानकारी चाहता है, सही जानकारी दीजिए देश के सामने। 1 अप्रैल के पहले की स्थिति सीमा पर बहाल होनी चाहिए। उसी तरह से चीन की सेना से लड़ते हुए हमारे कितने जवान घायल हुए हैं, इसकी संख्या कहीं 76 छपती है, कहीं 78 तो कहीं 80। ये भी ढंग से नहीं बताया जाता है। 18 इनमें से गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका बेहतरीन इलाज हो रहा है। बाकी सब भी मामूली रूप से घायल हैं, जो जल्दी ही ठीक हो जाएंगे और देश की सेवा में लौट आएंगे। सैनिकों के माता पिता के बयानों के हवाले से कुछ और जानकारियां आ रही हैं, जिन्हें घायल सैनिकों ने बताया है। वो अलग तरह से वायरल हुए जा रहा है कि 15 जून की रात क्या क्या हुआ, चीन की सेना की संख्या कितनी थी, भारत के सैनिकों की संख्या कितनी थी। मैं इसी अंतर की तरफ बार बार इशारा करना चाहता हूं कि इस तरह का अंतर क्यों है, पारदर्शिता क्यों नहीं है। अब आप देखिए कि एक और मामला है जिस पर आधिकारिक जवाब का इंतजार हो रहा है। क्या चीन ने गलवान नदी की धारा में कोई बदलाव किया है? क्या उस इलाके में किसी प्रकार की भौगोलिक छेड़छाड़ की है? सुशील बहुगुणा बता रहे हैं।
भारत और चीन की लंबी सीमा पर इन दिनों तनाव है और सबसे ज्यादा तनाव है लद्दाख के उस इलाके पर जिसको हम वास्तविक नियंत्रण रेखा बोलते हैं। चीन से लगने वाली वास्तविक नियंत्रण रेखा पर सबसे ज्यादा तनाव है। 15 और 16 जून की दरमियानी रात को यहां पर इस गलवान घाटी में ठीक इस जगह पर भारत और चीन के जवानों के बीच झड़प हुई थी। चीन के जवानों ने भारतीय जवानों पर यहां हमला किया था और इस पूरे इलाके में इस वक्त चीन क्या कर रहा है, क्या निर्माण कर रहा है, हम आपको ये दिखा रहे हैं सैटेलाइट की ताज़ा तस्वीरों के जरिए। ये आप देख रहे हैं, ये गलवान नदी है जो अक्साई चीन से आती है और आगे श्योक नदी में मिलती है। श्योक नदी आगे लद्दाख में जाती है और वहाँ से पाकिस्तान की ओर मुड़ जाती है। इस इलाके में मैं आपको अगली तस्वीर से दिखाऊंगा कि क्या चीन कर रहा है। ये गलवान नदी है, आप देख रहे हैं, ये गलवान नदी अक्साई चीन से होते हुए आगे श्योक में मिल रही है। यहां पर आपको इसका पानी बिल्कुल साफ नजर आएगा, लेकिन इस गलवान नदी में ये हैं चीनी बुलडोजर। ये चीनी बुलडोजर यहां क्या कर रहे हैं, क्या इस नदी का बहाव रोक रहे हैं, नदी में छेड़छाड़ कर रहे हैं, ये अभी देखा जाना बाकी है, लेकिन इनकी मौजूदगी काफी देखी गई। आगे भी हैवी अर्थ मूवर्स आप देख सकते हैं नदी के साथ साथ, तो ये लगातार पिछले कई दिनों से यहां पर काम कर रहे हैं। इसकी अगली तस्वीर आपको मैं दिखाता हूं। ये जगह बहुत दूर नहीं है जहां पर इस समय ये चीनी बुलडोजर हैं। ये चीनी बुलडोजर नदी में इस जगह पर हैं और ये वो जगह है जहां पर झड़प हुई थी। आगे श्योक नदी है और यहीं पर भारत और चीन के जवानों की झड़प हुई थी। तो वहां से बमुश्किल 600 मीटर की दूरी है जहां पर बुलडोजर इस वक्त लगे हुए हैं। वो क्या छेड़छाड़ कर रहे हैं नदी गलवान नदी के साथ, इसकी हमें अभी जानकारी नहीं है, लेकिन आपको ये दिखाते हैं अब कि इस जगह पर चीन की मौजूदगी किस तरह की है। ये आप देख रहे हैं बिल्कुल गलवान नदी के पास बमुश्किल 1 किलोमीटर की दूरी में ही उस जगह से जहां झड़प हुई थी LAC से, ये हैं चीनी जवानों के लिए बनाए गए बंकर। इनमें कई प्री फैब्रिकेटेड हट्स हैं जहां पर चीन के सैकड़ों जवान रह सकते हैं। तो ये चीन ने इस तरह से वहां पर अपनी मौजूदगी, अपनी तैनाती इतनी ज़्यादा बढ़ाई हुई है। ये ठीक लगभग 1 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी नहीं है इसकी LAC से उस जगह पर जहां भारत और चीन के जवानों की झड़प हुई थी। एक और सैटेलाइट प्लैनेट लैब्स की ये तस्वीरें हैं और ताज़ा तस्वीरें हैं झड़प के बाद की। एक और तस्वीर आप देखिए, ये श्योक नदी है। श्योक नदी की घाटी में किनारे आप देख सकते हैं सैकड़ों वाहन खड़े हैं, सैकड़ों वाहन हैं यहाँ पर, और ये बता रहे हैं कि चीन ने किस तरह का यहाँ पर तैनाती की हुई है, किस तरह से वो अपने जवानों को यहाँ वाहनों में भरकर लाया। और इसमें कई बड़े ट्रक्स भी दिखाई दे रहे हैं, छोटी गाड़ियों के साथ साथ पूरी लाइन लगी हुई है और इससे पता लगता है कि वहाँ सैकड़ों चीनी जवान इस वक्त तैनात हैं। तो ये प्लैनेट लैब्स की ताज़ा तस्वीरों के जरिए गलवान घाटी में हम आपको बता रहे हैं कि चीन की इस वक्त क्या तैनाती है, चीन गलवान नदी के साथ क्या छेड़छाड़ कर रहा है, अभी ये स्पष्ट नहीं हो पाया, लेकिन तस्वीरें साफ बता रही हैं कि वहां पर चीन काफी ज्यादा हरकत में दिख रहा है। एक नदी की धारा चीन मोड़ दे, ये पता न चले, मानने वाली बात ही नहीं है। भारत की सेना हर वक्त चौकस रहती है, वो जरूर इन जानकारियों से लैस होगी, यही विश्वास करना चाहिए और यही सच भी होगा। लेकिन आधिकारिक बयान इस पर भी नहीं आया है, ये कई जगह छप गया है, इसका खंडन भी नहीं हुआ है। इस बीच रक्षा राज्य मंत्री श्रीपद नायक बयान देते हैं। हम आपको बता दें कि रक्षा मंत्री ने इस मामले में केवल ट्वीट किया है, किसी प्रकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने नहीं की है। श्रीपद नायक साहब का बयान ANI ट्वीट करता है और उस बयान को रीट्वीट करते हुए राहुल गांधी को मौका मिलता है सवाल करने का। और राहुल अपने ट्वीट में लिखते हैं कि गलवान घाटी में चीन ने योजना बनाकर हमला किया। यह साफ हो गया, सरकार गहरी नींद में थी और समस्या से इनकार करती रही और इसकी कीमत चुकाई हमारे जवानों ने। अब आप सौरभ शुक्ल ने जिनसे बातचीत की है वो सुनिए। सौरभ ने मुख्य कार्यकारी परिषद जो लेह के हैं, ग्याल वांग्याल, इनसे बात की है। वांग्याल साहब ने सौरभ को बताया है कि 1 महीने से सीमावर्ती गांवों के सरपंचों से या पार्षदों से उनका संपर्क नहीं हो रहा है, सुरक्षा कारणों से नेटवर्क बंद कर दिया गया है। तो जाहिर है कि सीमा पर क्या हो रहा था, किस तरह की स्थितियां थी, इसका कुछ अंदाजा स्थानीय प्रशासन से जुड़े लोगों को रहा होगा। हम इस वक्त लद्दाख में मौजूद हैं और लगातार
तनाव तो बना ही हुआ है भारत चीन के बीच, और जो तमाम बॉर्डर के गांव हैं वहां पर पिछले 1 महीने से संपर्क नहीं हो पा रहे, क्योंकि टेलीकम्युनिकेशन लाइन है वो बंद है, इंटरनेट डेटा बंद है। हमारे साथ बॉर्डर के गांव से, उन इलाकों से 2 काउंसलर हैं जो कि यहाँ पर पहुंचे हैं। लगभग 300 किलोमीटर तय करके इन्होंने एक डेलीगेशन के साथ लाए हैं। इन्होंने एक लेटर भी लिखा है और कहा है कि सरकार से कि जो लाइन्स हैं वो चालू की जाए। इनसे ही जानते हैं कि क्या है वहाँ के हाल। सर, मेरा नाम गुरमीत दौरजी, मैं चुमूर ज़ीरो बॉर्डर का मैं काउंसलर हूँ सर। सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आज हमारे जो गांव में 20 दिन से ज़्यादा हमारा जो टेलीकम्युनिकेशन बिल्कुल ठप है। तो उसकी वजह से नंबर फर्स्ट टेलीकम्युनिकेशन, सेकेंडली जो ना ये कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से लोग परेशान है। साथ ही साथ जो ना हमारा जो बॉर्डर के रहने वाले जो लोग जो ना 80-90% जो ना बिल्कुल नोमैडिक लाइफ स्टॉक पे डिपेंडेंट है, तो उस हिसाब से लोग थोड़ा परेशान है। साथ ही साथ जो ना हमारे जितने भी बॉर्डर के रहने वाले टेलीकम्युनिकेशन ना होने की वजह से, अभी पैंडेमिक की वजह से जो जितना भी स्टूडेंट है वहाँ पे जो एजुकेशन जो ना बिल्कुल मेरे ख्याल में सही तौर पे नहीं मिल पा रहा है। गांव वगैरह में क्या हाल है? लोग थोड़ा सा क्या घबराए हुए हैं? जो नोमैड्स हैं, जो चारावाह कहते हैं, वहाँ पर आपके जो लोग हैं वो अपने जो पशु हैं उनको चराने जाते हैं, तो क्या उनकी मूवमेंट को क्या रिस्ट्रिक्ट किया है? देखिए, हमारे जो नोमैड का ग्रेजिंग लैंड जो ना 100 किलोमीटर बाय 150 किलोमीटर जो ना गुंसाफू और तया पगनाक बोलता है, वहाँ बिल्कुल मेरे ख्याल में यहाँ से चुमुर के नीचे से जाने नहीं दे रहा है। तो उसके वजह से नोमैड का जो ना वहाँ पे जो ना 3 महीने का ग्रेजिंग लाइन जो ना शॉर्ट हो रहा है। तो उस हिसाब से वहाँ उस एरिया में जो ना 70,000 से जो ना 1 लाख लाइफ स्टॉक जो ना वहाँ पे विंटर जो ग्रेजिंग के लिए जाते हैं वो शॉर्ट हुआ, तो लोग परेशान है। क्योंकि लद्दाख में सबसे जो इंडिया लेवल पे सबसे फेमस पश्मीना वूल फाइबर बोले वो उस एरिया से निकलता है। सर, मेरा नाम तुफ्तान आचुक है, मैं युमा कंस्टिट्यूंसी का काउंसलर हूँ। तो मेरे कंस्टिट्यूंसी के अंडर में भी देमचौक जो मेन जो ज़ीरो बॉर्डर है, हनले जुरसर है, फिर सागा है, तो सारे लास्ट विलेज टू द बॉर्डर आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। जी सर, क्या हालात हैं वहाँ तो पर अभी तो हालात तो ऐसा गलबन जैसा तो नहीं है, तो फिर भी हम सारे थोड़ा एक्टिव रहना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। गलवन इतना अभी तक ले गया, अभी वो पीछे नहीं हट रहा है। इसके मतलब है ये गलवन से सुधार होने के बाद धीरे धीरे हमारा बॉर्डर में भी देमचौक, कुयुल, सागा, हनले जैसे में कब्जा करने का चांसेस है। 1 महीने से वहाँ टेलीकम्युनिकेशन नहीं है, आप लोग क्या मांग कर रहे हैं अथॉरिटी से? सर, टेलीकम्युनिकेशन का आजकल है ना 21st सेंचुरी है। मैं इस पेंडेमिक और इस क्राइसिस की बात नहीं कर रहा हूँ। हमेशा हमारा टेलीकम्युनिकेशन तो हमारा बॉर्डर के लिए बहुत ज़रूरी है। टेलीकम्युनिकेशन तो हमारा बेसिक जो चीज़ है। तो मैं ये समझता हूँ कि रीजनली कट ऑफ हो गया सारे ईस्टर्न लद्दाख का। मैं ये समझता हूँ कि फ्रॉम द सोर्स दिस इज़ द सिक्योरिटी रीजन। मैं समझता हूँ सिक्योरिटी रीजन हम सब साथ देना चाहिए। आज तक साथ देते आया, आइंदा भी साथ देगी। पुलवामा की घटना होती है 14 फरवरी को। 16 फरवरी को गृह मंत्री राजनाथ सिंह सर्वदलीय बैठक बुलाते हैं और उसमें सभी को आमंत्रित करते हैं। उस बैठक में प्रधानमंत्री नहीं होते हैं। फरवरी 2019 के सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस से 3 सांसद, तृणमूल के 2 सांसद, तेलंगाना राज्य समिति के 1, सीपीआई के डी राजा, नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला, लोक जनशक्ति पार्टी के रामविलास पासवान, अकाली दल के नरेश गुजराल, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के उपेंद्र कुशवाहा, राष्ट्रीय जनता दल के जयप्रकाश नारायण यादव ने हिस्सा लिया था। उस वक्त देश वाकई एकजुट हो गया था। गलवान घाटी में हुई झड़प के बाद भी सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। इस बार बैठक गृह मंत्री ने नहीं, प्रधानमंत्री ने बुलाई है और आमंत्रित करने का न्योता गृह मंत्री ने नहीं बल्कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दी है। और इस बैठक में कौन आएगा, इसके लिए कुछ शर्तें निर्धारित की गई हैं। फरवरी 2019 में सर्वदलीय बैठक में उन दलों को भी बुलाया जाता है जिनके सांसदों की संख्या 5 से कम है या 1 है। जैसे सीपीआई के सांसद डी राजा को बुलाया जाता है।
लेकिन जून 2020 19 जून को जो सर्वदलीय बैठक होती है उसमें उन्हीं को बुलाया जाता है जिनके सांसदों की संख्या राज्यसभा और लोकसभा में 5 से अधिक हो। जिनके सांसदों की संख्या 5 है या उससे कम है उन्हें आमंत्रित नहीं किया जाता है। मेरी पार्टी को कोई न्योता नहीं है और मैं नहीं समझता किस आधार पर निर्णय लिया गया। अगर आप टाइमलाइन चेक करें तमाम पॉलिटिकल पार्टी का तो हम सबसे पहले दल थे जिसने गलवान वाली घटना के बाद ऑल पार्टी मीट की मांग की थी। प्रधानमंत्री जी ने मीटिंग को तय किया, वो भी खुशी की बात है। लेकिन उसके बाद 5 सांसद हैं हमारे। बिहार की हम सबसे बड़ी पार्टी है। अगर पॉलिटिकल मैप भी बनाया जाएगा ना तो हमारे प्रेजेंस से छोटे प्रेजेंस वालों को आपने बुलाया, न जाने कौन से क्राइटेरिया पे प्रधानमंत्री जी या उनके सलाहकार लोगों ने ये तय किया है। देश की जब बात होती है ना तो ये रीजनल और नेशनल की बाइनरी नहीं चलती है। देखिए, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि ऐसे राष्ट्रीय संकट के मसले पर वो नेता अरविंद केजरीवाल जो इस देश के एक लोकप्रिय नेता भी हैं और 3 बार दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, 1-2 बार नहीं 3 बार दिल्ली की जनता ने उनको चुना है। क्या भाजपा की सरकार और प्रधानमंत्री जी उनको देश के महत्वपूर्ण नेताओं में शामिल नहीं मानते? क्या ऐसे मसले पर उनकी राय लेना नहीं चाहते? हम हर राष्ट्रीय मसले पर, हर राष्ट्रीय संकट में, हर राष्ट्रीय आपदा में मजबूती के साथ सरकार के साथ खड़े रहते हैं, देश के साथ खड़े रहते हैं। और जो 5 सांसद का क्राइटेरिया आपने बताया वो भी गलत है। ऐसी तमाम पार्टियां जिसके पास 5 सांसद नहीं है उनको भी बुलाया गया है और मैं ऐसा मानता हूं कि उनको बुला के कुछ गलत नहीं किया गया है, सबको बुलाना चाहिए। आम आदमी पार्टी के 4 सांसद हैं और दिल्ली में प्रचंड बहुमत से उसकी सरकार है। राष्ट्रीय जनता दल के पास भी 5 सांसद हैं। अब यह बात बहुत लोग समझने का प्रयास कर रहे हैं कि शिरोमणि अकाली दल के सांसद को किस क्राइटेरिया के तहत बुलाया गया। बहरहाल असहमति दर्ज कराना हमारा काम है। इसका मतलब ये नहीं कि सर्वदलीय बैठक जो है वो महत्वपूर्ण नहीं रही। प्रधानमंत्री ने सबको आमंत्रित किया, सबकी बातें सुनी और अपनी भी बात बताई। इस सर्वदलीय बैठक के जरिए प्रधानमंत्री का प्रयास रहा होगा कि चीन के मसले को लेकर कूटनीतिक और सामरिक स्तर पर जो कुछ भी किया जा रहा है या किया जाएगा उस पर आम राय बनाएं। लेकिन कुछ दलों को संख्या के आधार पर न बुलाने से कई सवाल उठ गए। क्या जिनकी संख्या कम है राज्यसभा या लोकसभा में वो जनता का प्रतिनिधित्व नहीं करते या उनकी राय अहम नहीं हो सकती है? आज हमारे पास ये कैपेबिलिटी है कि कोई भी हमारी 1 इंच जमीन की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। आज भारत की सेनाएं हर सेक्टर में एक साथ मूव करने में पूरी तरह सक्षम है। ऐसे में हमने जहां एक तरफ सेना को अपने स्तर पर उचित कदम उठाने की छूट दी है, वहीं दूसरी तरफ डिप्लोमेटिक माध्यमों से भी चीन को अपनी बात 2 टूक स्पष्ट कर दी है। Scroll.in एक वेबसाइट है। इसकी संपादक हैं सुप्रिया शर्मा। उन्होंने बनारस से एक रिपोर्ट फाइल की। सुप्रिया ने उस गांव से रिपोर्ट फाइल की जिसे प्रधानमंत्री ने गोद लिया है। वहां के लोगों ने अनाज की कमी की शिकायत की थी। क्या यह बहुत बड़ी बात है जिससे कोई आहत हो गया? सुप्रिया के खिलाफ एफआईआर कर दी गई है। यही नहीं, इंडियन पिनल कोड के अलावा उन पर SC/ST एक्ट भी लगा दिया गया है। यूपी पुलिस ने पत्रकार और Scroll.in की संपादक सुप्रिया शर्मा के खिलाफ FIR दर्ज की है।
पत्रकारों और मीडिया वॉचडॉग संस्थानों ने इस पर नाराजगी जताई है। ग्लोबल प्रेस फ्रीडम वॉचडॉग दी कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट्स का कहना है कि प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र पर खबर को लेकर एक पत्रकार के खिलाफ आपराधिक जांच शुरू करना सीधे धमकी जैसा है और ये पूरे देश में पत्रकारों को डराने वाला संदेश देना है। एक और प्रेस फ्रीडम बॉडी रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर का कहना है कि एफआईआर भारत के पत्रकार को डराने की कोशिश है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज मदन लोकुर ने एनडीटीवी से कहा है कि एफआईआर दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रेस की आज़ादी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता खतरे में है। वहीं वरिष्ठ पत्रकार नीलांजना रॉय ने ट्वीट किया है कि न्यू इंडिया में कुछ भी हो सकता है। पत्रकार जो फेक न्यूज़ स्टूडियो में फैलाते हैं कोई समस्या नहीं। पत्रकार जो ग्राउंड पर काम करते हैं और पीएम के क्षेत्र से रिपोर्ट करने की हिम्मत रखते हैं, कड़ी निंदा और एफआईआर। वरिष्ठ पत्रकार मृणाल पांडे ने ट्वीट किया है कि सुप्रिया शर्मा सरीखी, प्रखर और ईमानदार पत्रकार पर ऐसी कार्रवाई होना साफ सुथरी पत्रकारिता और अभिव्यक्ति की आज़ादी के सभी पक्षधरों के लिए बहुत अफसोस और चिंता का विषय है। सुप्रिया शर्मा ने वाराणसी में प्रधानमंत्री के गोद लिए गांव पर स्टोरी की। उस खबर में लोग खाने की कमी की शिकायत कर रहे हैं। एफआईआर डोमरी गांव की माला देवी की शिकायत पर हुई, जिनके बारे में रिपोर्ट में बताया गया कि वो और उनके परिवार को खाने के लिए संघर्ष करना पड़ा। मेरी जाति के, मेरी गरीबी के हर चीज़ को मजाक बना दी। मेरी तस्वीरें हर नेट पर जहाँ जाती हूँ लोग देखते हैं, माला आप हैं जी भैया मैं ही हूँ। आपके एक बारे में ये सब लिखी पढ़ी है नहीं हमें, मैं अनपढ़ गंवार हूँ। वो लोग पढ़ हम लोग को सुना रहे हैं, उसको मेरे हर चीज़ को मजाक बना दी। कोई अधिकारी आया था ये रिपोर्ट छपने के बाद? हाँ आए थे। हाँ तो क्या बोले? वो कहा बेटा कोई बन जाएगा, चिंता मत कर, कोई घबराने वाली बात नहीं है। वहीं माला देवी के अलावा कुछ दूसरे ग्रामीणों ने भी इस बात की तस्दीक दी है कि राशन कार्ड नहीं बना है। तो कैसे आजीविका आप लोग की चलती है? लॉकडाउन में कैसे आजीविका आप लोग की चलती है? चलता है ऐसे काम धंधा, मजदूरी उजूरी करते हैं। हमारे पास तो नौकरी वोकरी है नहीं, ना हमारे पति के पास है, वो तो प्राइवेट नौकरी करते हैं, लेकिन फिर भी खर्चा चलता है हम लोगों का। तो लॉकडाउन में कोई सहायता वहायता मिला आप लोगों को? हाँ, जो भी सहायता आया था मिला था। वो जो शिकायत की तो जो झूठा क्लिप छापी थी उसी के लिए शिकायत हुआ था। तो आप वहाँ मौजूद थे जब महिला पत्रकार आई थी? जी हाँ, वहाँ पर हम मौजूद थे। क्या क्या पूछी थी वो? यही पूछी थी लॉकडाउन के लिए विषय में पूछी थी। तो लॉकडाउन के लिए विषय मेरी मम्मी बताई तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। तो मेरी मम्मी फिर पूछी राशन कार्ड के लिए विषय मम्मी बताई हमको, उनको बताई हैं। तो बस यही कुल बात हुआ। फिर क्या लिखी क्या नहीं लिखी ये हम लोग उसके देखे नहीं। बनारस में पुलिस ने पत्रकार पे जो धाराएं लगाई हैं उसमें SC/ST एक्ट की धाराएं भी हैं जो नॉन बेलेबल होती हैं, साथ में डेफमेशन की धारा लगी है। लेकिन एक धारा जो लगी है जो काफ़ी दिलचस्प है वो है IPC की सेक्शन 269, जो किसी आदमी पे ये आरोप लगाती है कि वो आदमी किसी डिजीज़ को स्प्रेड करने की कोशिश कर रहा है और ये किसी की जान का नुकसान कर सकता है। वहीं अपने बयान में स्क्रोल ने कहा है कि वो अपनी स्टोरी पर कायम हैं और एफआईआर स्वतंत्र पत्रकारिता को चुप कराने की कोशिश है। वाराणसी से अजय सिंह के साथ आलोक पांडे की रिपोर्ट, NDTV इंडिया। सुप्रिया शर्मा कैसी पत्रकार रही हैं, आप खुद उनका मूल्यांकन कर सकते हैं। आप scroll.in पर जाकर उनके द्वारा फाइल की गई ये वाली और तमाम पुरानी रिपोर्ट को पढ़ सकते हैं। आपको पता चलेगा कि अभी भी कुछ लोग हैं जो पत्रकारिता को बहुत मेहनत से और बहुत सावधानी से इसका धर्म निभा रहे हैं। लेकिन इस तरह से एफआईआर के जरिए ऐसे पत्रकारों को दबोचा जा रहा है जो लगातार सवाल कर रहे हैं। यह काम सबसे आसान होना चाहिए था किसी भी लोकतंत्र में। यह काम इतना मुश्किल हो गया है कि अब पत्रकारों को या तो वकील लेकर चलना पड़ेगा या वकीलों को ही पत्रकार बना देना पड़ेगा, खासकर वैसे वकील जो जमानत लेने में माहिर हों, हाजिर जवाब हों। इसके अलावा इस खत्म होते पेशे को बचाने का दूसरा रास्ता क्या हो सकता है? कम से कम आप लोगों की सजगता, जागरूकता इस खत्म होते पेशे की रफ्तार को रोक सकती है। वो तो आप अपने प्रश्नों के जरिए कर सकते हैं। एडिटर्स गिल्ड ने 24 मार्च के बाद कई बार बयान जारी किया है और नोट किया है कि जब से कोविड-19 का मामला आया है,
खबरों को लिखने के मामले में, ऐसी खबरों को लिखने के मामले में कई पत्रकारों पर मुकदमे कर दिए गए हैं। सुप्रिया शर्मा पर जो केस हुआ है वो मोदी सरकार की 2014 से चल रही जर्नलिस्ट के प्रति डिसमिसिवनेस को बहुत ही अच्छी तरीके से दिखा रहा है। मैं ये बताना चाहूँगी कि जब लॉकडाउन हो रहा था 24 मार्च को, उसके कुछ ही घंटे पहले प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बहुत सारे मीडिया मालिकों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करी थी और कहा था, ये अपील करी थी कि पॉजिटिव स्टोरीज दिखाई जाए और ये भी कहा था कि आप सरकार और लोगों के बीच में एक लिंक की तरह काम करें और बहुत सारे मीडिया मालिकों ने इसके लिए हामी भी भरी थी। मगर मैं ये कहना चाहती हूँ कि मीडिया का रोल पॉजिटिव स्टोरीज करना नहीं है। मीडिया का काम है कि दिखाएं कहाँ पर कमी है और उस कमी को कैसे सरकार पूर्ति करे। एक रिपोर्ट अभी आई है कि 25 मार्च से लेके अभी तक 55 जर्नलिस्ट पर या तो किसी न किसी तरीके से अटैक हो चुका है या फिर उनके ऊपर किसी न किसी तरीके की FIR लगाई गई है। उसमें बहुत सारे एक्ट्स इन्वोक किए गए हैं, जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, चाहे एपिडेमिक्स डिजीज एक्ट या फिर कई केसेस में, कश्मीर के केसेस में अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, जो कि बहुत ही एक ड्रैकोनियन कानून है जिसके अराउंड डिबेट चल रही है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि ऐसा नहीं है कि 2014 के पहले और बाकी सरकारों में जर्नलिस्ट के ऊपर केसेस नहीं लगाए जाते थे, मगर मोदी सरकार में पिछले 6 साल में ये नया चीज हुई है कि वो एक क्रिमिनल केस भी लगाते हैं लोगों पर। और जब आप क्रिमिनल केस पत्रकारों पर लगा देते हैं तो वो लड़ना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और पैंडेमिक के टाइम पे, जब लॉकडाउन के टाइम पे कोर्ट्स नहीं चल रहे हैं, वर्चुअल कोर्ट्स में सिर्फ कुछ ही केसेस जा पा रहे हैं, आप जब क्रिमिनल केस लगाते हैं तो ना तो पत्रकार को कोई बेल लेने की सुविधा मिल पाती है, ना ही वो अपने पसंद का वकील ढूंढ पाता है, ना ही हायर कोर्ट में जाकर अपील कर पा रहा है, क्योंकि सब जगह अभी भी पूरी तरीके से सारी चीज़ें खुली नहीं है। इन केसेस में आप ये भी देखेंगे कि ऐसा कोई बहुत बड़ी रिपोर्टिंग, बहुत बड़ा खुलासा नहीं हो रहा है, बहुत ही बेसिक रिपोर्टिंग जो एक पत्रकार को करनी चाहिए कि इस अस्पताल में ये PPE नहीं आया है, प्रवासी मजदूर को खाना नहीं मिल रहा है, इस जगह पे ये कमी है। बहुत ही बेसिक जगह को, चीज़ों को दिखाया जा रहा है और उसको सरकार क्रिमिनलाइज कर रही है पिछले 6 सालों से, और एक ये स्वस्थ लोकतांत्रिक प्रक्रिया को एकदम खत्म किया जा रहा है और इसके लिए हमें बहुत ही चौकन्ना रहने की जरूरत है।